हाय नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय यदुवीर और आज हमारे बीच उपस्थित हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर चिरंतन भट्ट साहब, जिन्होंने अपनी शुरुआत गानों से की। लेकिन उसके बाद उनके कदम रुके नहीं, एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए और उसके बाद कई सुपरहिट फिल्मों में म्यूजिक स्कोर दिया, जिनमें शामिल है जॉली एलएलबी 2, गब्बर इज बैक और बॉस जैसी बड़ी बड़ी फिल्में दी। और उसके बाद साउथ की भी फिल्मों में उन्होंने काफी काम किया। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं चाहता हूं सर कि हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। अपने बारे में क्या बताऊं कि मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र हूँ और मैं एक फ़िल्म फैमिली से आता हूँ। मेरे जो ग्रैंडफ़ादर या दादाजी थे, उनका नाम था विजय भट्ट, जो कह सकते हैं कि वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री थे, जिन्होंने फ़िल्में जैसे राम राजा, बैजू बावरा, गूंज उठी शनाई प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी। जिन्होंने नाम मीना कुमारी मेरे ग्रैंडफ़ादर ने दिया था उनको। और महात्मा गांधी जी ने एक ही पिक्चर देखी है लाइफ में जो मेरे ग्रैंडफादर की थी, राम राज्य। तो काफ़ी वो एक दिग्गज पर्सनालिटी थे। और तो मैं वो फैमिली से आता हूँ, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं म्यूज़िक करूँगा। पर पता नहीं कुदरत का ऐसा कुछ रहा कि मैं कुछ और करना चाहता था और पहुँच गया फिल्म लाइन में। तो बस अभी म्यूज़िक कर रहा हूँ, वो मेरा पैशन है तो मैं कर रहा हूँ फॉलो। सर, आपके पिताजी ऑलरेडी अरुण भट्ट साहब जाने माने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। तो सर, आप प्रोफेशन से हट के आपने एक अलग प्रोफेशन चूज किया, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? हाँ, वैसे मुझे तो शायद फ़िल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। म्यूज़िक काफ़ी सुनता था और हल्का-फुल्का गिटार भी बजा लेता था। पर ऐसा कुछ प्रोफ़ेशनली जो बोल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं था। पर पता नहीं क्यों मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कंप्यूटर के कोर्सेज़ भी किए और फिर मैं चाहता था कि मैं सॉफ्टवेयर में जाऊँ। पर कहीं न कहीं जब कंप्यूटर घर पे आया और एक दोस्त ने मुझे कुछ ऐसे म्यूज़िक के सॉफ्टवेयर दिए जिसमें म्यूज़िक बना सकते हैं, तो मेरा ज़्यादा टाइम उसमें जा रहा था और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में कम हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये पैशन है तो फ़ॉलो करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और तो मैंने एक कोर्स किया चेन्नई में, ऑडियो इंजीनियरिंग का। और जब मैं वो कर रहा था तो हमें असाइनमेंट्स करनी होती थी। तो ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जो बने हुए गाने वही बना के वो असाइनमेंट्स करते थे, पर मैं मेरे खुद का गाना बनाता था। तो मुझे लगा कि शायद ये मज़ा आ रहा है तो ये करना चाहिए। और पर तो भी मैं एज अ कंपोज़र नहीं देख रहा था, मैं एज अ साउंड इंजीनियर देख रहा था कि स्टूडियो में जो मिक्सिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें जाना चाह रहा था। मैंने कुछ देर स्टूडियो में काम भी किया और फिर मज़ा नहीं आया मुझे, पता नहीं क्यों। तो ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि जहाँ कोई एड्स के लिए म्यूज़िक करना था, तो मैंने किया। तो मुझे फिर वो ज़्यादा पसंद आया और फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ छोटे-छोटे जॉब्स मिलते गए और बस फिर बॉलीवुड में भी ब्रेक मिल गया। तो मेरा पैशन था म्यूज़िक। मैं हालाँकि फॉर्मली मैंने सीखा नहीं है म्यूज़िक, और जो भी मैं करता हूँ मैं तो बोलता हूँ कि मेरे पिताजी को बहुत अच्छी सेंस थी म्यूज़िक की। भले वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, पर उनको भी म्यूज़िक डायरेक्टर बनना था। तो उन उनसे आया हुआ है और बाकी भगवान से। मुझे लगता है ये कहना सही होगा कि जो पिताजी का सपना था वो आपने पूरा कर दिया। जी। तो सर, ये जो आपने जो म्यूजिक फील्ड चूज किया सर, तो आपके फैमिली का कितना सपोर्ट मिला सर? मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट था, बिकॉज़ मैं जब ऑडियो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था तब मेरे पिताजी एक्चुअली चल बसे थे। तो मुझे बुरा लगता है कि उन्होंने मेरी जर्नी नहीं देखी, मेरा सक्सेस नहीं देख पाए। पर फैमिली में ऐसा था कि किसी ने ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला था कि तुम्हें जो करना है तुम फॉलो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुझे फुल कोऑपरेशन था और मैं कर पाया उस वजह से। सर, आप एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं और फिर आपने बॉलीवुड के लिए काम किया। उसके बाद आपने सर तेलुगु के लिए भी काम किया। तो कितना कठिन था सर ये तेलुगु और बॉलीवुड का सफ़र? एक्चुअली
तेलुगु थोड़ा स्टार्टिंग में कठिन था बिकॉज जो पहली फिल्म मैं कर रहा था वो पीरियड फिल्म थी। तो अगर कोई मॉडर्न फिल्म होती, अर्बन फिल्म होती तो थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि वो साउंड सॉर्ट ऑफ सिमिलर होता है। पर जब आप पीरियड फिल्म कर रहे हो तो वो लैंड और उनका कल्चर और उनके टाइप का म्यूजिक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर क्रिश जिनके लिए मैंने जिन्होंने गब्बर इज बैक डायरेक्ट की थी, उन्होंने मुझे ऑफर की कि अब ट्राई करोगे तेलुगु में? तो मैंने बोला बिल्कुल ट्राई करूंगा, क्योंकि मैंने जब मैं साउथ में पढ़ता था तो मैंने सोचा था कि मुझे कभी ना कभी तो साउथ में एक पिक्चर करनी है। तो जब उन्होंने ऑफर की तो मैंने हाँ तो बोल दिया। पर जब पहला सिचुएशन ही उन्होंने दिया था वो बहुत ही ट्रिकी वाला था, क्योंकि उनमें बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का गाना चाहिए था और मुझे उनका कल्चर उतना कुछ पता नहीं था। मैंने कुछ कुछ गाने सुने और फिर मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि शायद ये वर्क हो सकता है, ऐसा कुछ बनाया। और वो पहले ही चांस में वो अप्रूव हो गया। मैंने सुना है और अप्रूव हो गया। तो क्रिश को भी लगा कि कैसे इसने पहले ही उसमें अप्रूव करवा दिया, गाना अप्रूव हो गया। तो उसने और एक सिचुएशन दिया मुझे टेस्ट करने के लिए कि एक रोमांटिक सिचुएशन था। तो फिर वो भी मेरा गाना फर्स्ट शॉट में वो भी पास हो गया। तो फिर उसको भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये कर पाएगा फिल्म। तो उस हिसाब से मेरी तेलुगु में जर्नी शुरू हुई और फिल्म बहुत अच्छी थी। उनके जो लिरिसिस्ट थे जो तेलुगु के, जो मेरे गाने जिन्होंने लिखे थे, वो वहाँ के मतलब एक बहुत ही दिग्गज और बहुत ही बड़ा नाम था, सीताराम शास्त्री गारू। तो फिल्म भी हिट रही, गाने भी हिट हुए, तो वहाँ से फिर तेलुगु चलिए का भी तेलुगु के लिए भी चलते सिलसिला हैं। चालू हो गया। तो सर हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताना चाहेंगे अगर कि तेलुगु और बॉलीवुड के बीच का जो अंतर है वो कैसा है सर, मतलब किस तरह का है? तेलुगु में क्या है कि वो लोग का मेलोडी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहता है और उनको रिच मेलोडी चाहिए। जो और वहाँ के जो प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होता है, एक्टर, सबको म्यूजिक की सेंस है, मतलब डिटेल में सेंस है, मतलब राग तक का नॉलेज होता है उनको। तो मेरे लिए वो बहुत नई बात है क्योंकि मुझे खुद को राग नहीं पता है। तो वो बोलते थे कि आपने ये गाना ये राग में किया है, मुझे मुझे भी नहीं पता था। तो वो एक एक डर सा भी लगता है कि उनको सब कुछ पता है तो हम ऐसे ही कुछ भी उनको नहीं दे सकते हैं, सोच समझ के बनाना पड़ता है। और उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा रहता है। और सिंगर्स भी उनके जो रहते हैं वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो सीखा हुआ ट्रेंड सिंगर हो, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे यहाँ बॉलीवुड में क्या है कि अगर आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा है, आपका टोन अच्छा है, आपकी सिंगिंग हल्की फुल्की इतनी अच्छी नहीं है तो भी आप हिट हो जाते हैं, क्योंकि आपका टोन इतना अच्छा है कि लोग एक्सेप्ट करते हैं। पर तेलुगु में वो नहीं चलता। तेलुगु में उनको चाहिए कि आप अच्छे सिंगर हो, जो ट्रेंड सिंगर हो, सीखे हुए सिंगर हो। तो वो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। प्लस उनका जो डिसिप्लिन और फ्रीडम जो देते हैं वो, और एक रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा देते हैं। मतलब बॉलीवुड से ज़्यादा रिस्पेक्ट वहाँ है, मुझे लगता है। तो वो रिस्पेक्ट भी काफ़ी देते हैं, तो वो माहौल में काम करना एक मज़ा आता है। और आपको मतलब, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ नहीं तो मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। पर देखा जाए तो उनका बहुत ही डिसिप्लिन्ड है सब मामला। तो मज़ा आता है वहाँ काम करने में। कभी आपको ऐसा लगा कि आपने बड़ी मेहनत के साथ कोई गाना बना लिया और फिर थोड़े टाइम बाद आपको ही लगा होगा कि यार ये कुछ ठीक नहीं है, इससे कुछ अलग हो सकता था कभी? मुझे तो हर गाने में ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी जो क्रिएटिव काम होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसको छोड़ना पड़ता है। ये मुझे एडवाइस किसी ने दी थी कि क्रिएटिव काम कभी ख़त्म नहीं होता है, उसको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप रोज़ एक गाने के बारे में सोचोगे कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, रोज़ आपको नए आइडियाज़ आएँगे और आप ट्राई करते, करते, करते वो कभी उसका अंत ही नहीं है। तो उससे अच्छा है कि एक जगह पे आपको छोड़ना है और फिर वो गाना बाहर आता है, कभी-कभी बहुत हिट भी होता है, पर जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार ये और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, ये ऐसा हो सकता था। तो वो हर गाने में होता है। ऐसा कोई गाना नहीं है जो मैं सुनता हूँ मैं मुझे लगता है कि यार उसमें और कुछ नहीं हो सकता था। तो उसको फिर छोड़ना पड़ता है कि भाई अभी भगवान भरोसे और ऑडियंस भरोसे छोड़ दो। और
कभी ऐसा हुआ कि आपने बड़ी मेहनत के साथ गाना किया और फिर डायरेक्टर आने के बाद कुछ और बताने लग गया, तो आपको चेंज करना पड़ा? हाँ, बहुत बार होता है, ये भी होता है कि कभी-कभी डायरेक्टर की वजह से, कभी-कभी कोरियोग्राफर की वजह से, कभी-कभी एक्टर की वजह से, तो गाना चेंज कभी-कभी सिचुएशन की वजह से कि आपने एक गाना बनाया है जिसके कुछ लिरिक्स थे या कुछ एक स्टाइल थी पर उनको पसंद आ गया गाना। बट अभी जो सिचुएशन है फ़िल्म में, उस हिसाब से तुम्हें थोड़ा म्यूज़िक अलग करना पड़ता है और आप वो गाने 2-3 साल से सुन रहे हो एक तरीके से, अभी उसको चेंज करना है तो आपको थोड़ा लगता है कि यार ये जैसा था वैसा ही अच्छा है, पर कभी-कभी करना पड़ता है और कभी-कभी उसका फ़ायदा भी होता है, कभी-कभी उसका नुकसान भी होता है। वो तो होता है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल बिकॉज़ जब हम बॉलीवुड के लिए गाना करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। एक्टर का भी होता है, कोरियोग्राफर होता है, डायरेक्टर होता है। जब हम इंडिपेंडेंटली गाना करते हैं, अपने खुद का एल्बम तो कोई हमें पूछने वाला नहीं है। आपको जो करना है आप कर सकते हो। और जब फ़िल्म है तो बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कहाँ आ रहा है, सीन क्या है, उसके पहले सीन क्या है, उसके बाद का सीन क्या है, तो उस हिसाब से थोड़ा तो अल्टर करना पड़ता है गाने को। तो वो 50-50 है। अ, सर, बॉलीवुड और तेलुगु फ़िल्मों में आपने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है सर, तो आप शेयर करना पसंद करेंगे सर कि आपका जो इंटरेस्ट है काम करने का, बॉलीवुड ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या फिर तेलुगु? अ, मुझे दोनों पसंद है, ऐसा कोई चूज़ नहीं कर सकता, पर मुझे जो तेलुगु में चैलेंज है, वो पसंद है। और तेलुगु में जो उनको मेलोडीज़ चाहिए, रिच मेलोडीज़ चाहिए और मुझे लगता है कि मेरा फॉर्टे मेलोडीज़ है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेलोडी है। तो वहाँ मुझे वो करने मिलता है और जो चैलेंज है कि मैं एक बंदा जो यहाँ बॉम्बे में पला-बड़ा हूँ, गुजराती फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और मुझे ऐसा गाना जो उनको चाहिए कि उनको एक आइटम सॉन्ग चाहिए या उनको एक ट्रेडिशनल सॉन्ग चाहिए या उनको एक सैड हैप्पी रोमांटिक, तो ऐसा कैसे मैं बनाऊं कि जो मुझे पसंद हो, जो मैं बनाऊं, जो वहाँ एक्सेप्ट हो लोगों से और हिट हो। वो जो चैलेंज है उसमें मजा है, तो मुझे वो पसंद है काफी। आपकी जर्नी का कोई टफेस्ट डे या टफेस्ट सिचुएशन? मेरा आई थिंक जर्नी का एक ही था जो मेरी पहली फिल्म थी, उसमें एक गाना था जिसमें करीबन हमें 1.5 महीने लग गया था गाना की ट्यून लॉक करने में। समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं बनाए जा रहा था, डायरेक्टर रिजेक्ट किए जा रहा था और और टाइम भी निकल रहा था क्योंकि एक स्केड्यूल होता है, वो गाना शूट होना था फॉरेन में, तो काफी उसमें चैलेंजेस था क्योंकि वो जो गाना था उस पे पूरा क्लाइमैक्स था, क्लाइमैक्स की पूरी फाइट गाने पे थी, तो उनको कुछ एक विजन था जो शायद मुझे टाइम लगा समझने में या कम्युनिकेशन गैप भी होता है क्योंकि वो इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता नहीं हूँ, तो उस वो थोड़ा मतलब मुझे ऐसा डाउट होने लगा था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं ये गाना, पर गाना बहुत ही खूबसूरत बना और उस गाने के लिए जो लिरिसिस्ट थे सीताराम शास्त्री गारू, उनको अवार्ड भी मिला। तो वो आई थिंक मेरा टफेस्ट जो बोल सकते हैं कि एक असाइनमेंट था। बीइंग अ कंपोज़र, एक फ़िल्म को हिट या फ्लॉप होने में एक म्यूज़िक डायरेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? आई थिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है बिकॉज एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर जो गाने हैं वही तो ओपनिंग बैट्समैन रहता है, मतलब जो ट्रेलर के बाद जो पहली एक्टिविटी जो चालू होती है वो गाने से होती है। तो जैसे ओपनिंग बैट्समैन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक मैच में, आपको पता है। तो अगर गाना हिट होता है तो एक ओवरऑल पॉजिटिव बज मिलता है फिल्म को और फिर लोग जाते हैं उसमें भी, अगर कोरियोग्राफी भी अच्छी हो, एक्टर्स अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो तो सोने पे सुहागा है, तो लोग जाते हैं देखने और उनको देखना है बड़े पर्दे पे वो गाना। तो मैं सोचता हूँ कि फ्लॉप होने में मुझे नहीं लगता कि गानों का इतना कंट्रीब्यूशन जी, जी, रहता है क्योंकि आई थिंक वो तो स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे रहता है, पर डेफिनेटली हिट होने में तो होता है। ज़्यादा योगदान। ज्यादा योगदान तो नहीं बोल सकते पर बड़ा योगदान बोल सकते। अ, सर, ज़्यादा योगदान कभी-कभी होता है, 90s में बहुत सी फ़िल्में गानों को चली हैं ज़्यादातर। हाँ, मतलब तो भी आप बोल सकते हैं बड़ा योगदान था, जी। पर ऐसा मतलब बाकी भी बहुत लोग मेहनत करते हैं फिल्म करने में, तो सबकी मेहनत सब साथ में होता है। अ, सर, जानना चाहते हैं कि आपका सर जो आपके गानों की लिस्ट है, जो आपने कंपोज़ किया है, उसमें से आपका सबसे बेहतरीन सॉन्ग
जो आपका फेवरेट, जो आपको लगा हो कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट सॉन्ग है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इतने गाने होते हैं, हर गाने का एक स्टोरी होता है कि कैसे कंपोज हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। हर गाने का एक स्टाइल होता है। उसमें से जैसे बोलते हैं ना कि आपके बच्चे हैं सब, और उसमें से एक बच्चा आपको चुनना है कि जो आपको ज़्यादा फेवरेट हो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर बॉलीवुड में मैं कहूँ तो एक गाना है जो काफ़ी अभी अभी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जब फिल्म रिलीज थी हुई थी तब शायद पॉपुलर था, पर अब जाके ज्यादा पॉपुलर है। वो एक गाना है उसका ही बना, जो 1920 इविल रिटर्न्स में थी, जो था गाना। तो वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसका एक उसके नोट्स और उसका जो एक एटमॉस्फेयर है गाने का, वो काफी एक स्पेशल है। तो वो मुझे पसंद है। बहुत सारे गाने हैं, सब गाने पसंद है, पर वो उसका वो है कुछ उसमें बात, मुझे लगता है कि शायद मैं वापस कर पाऊंगा कि नहीं। और तेलुगु की बात हो तो आई थिंक मेरा ऑलवेज फेवरेट, मेरी फर्स्ट फिल्म का एक गाना था इटू इटू, कंचे फिल्म का। तो वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है, क्योंकि वो मेरे स्टाइल के नोट्स है, मेरे स्टाइल का कॉम्पोजिशन है, जो मुझे पसंद है, तो मुझे सर, बहुत पसंद है। तेलुगु में जय सिम्हा में भी आपका एक गाना आपने कंपोज किया था, बहुत सारे ही गाने मेरे ही थे सर, जैसे सारे माम। गाना आपका ही हाँ। था सर। बहुत पॉपुलर हम्म, गाना हुआ था हम्म, एक, हम्म। अ, अम्मा कुटी। अम्मा कुटी। हाँ। सर, ज़्यादा तो अम्मा कुटी, जैसे मैंने कहा कि वो वहाँ का एक टर्म है कि मास सॉन्ग, एक मासेस के लिए गाना चाहिए। जी, और जो उनके हीरो थे बालकृष्ण सर, वो मास हीरो है जी। वहाँ के। तो जब मैं फिल्म कर रहा था तो बहुत प्रेशर था कि भाई तुम्हें मास गाना देना है, मास गाना देना, मास गाना जो मासेस में हिट हो, हिट हो, हिट हो। मैं भी प्रेशर में आ गया था कि भाई क्या करूँ। तो मैंने उनको कुछ 9 ऑप्शंस दे दिए थे गाने के। तो उसमें से उन्होंने अम्मा कुटी चूज किया था, और वो गाना काफी हिट हुआ। इनफैक्ट बालाकृष्ण सर ने मुझे बोला था कि वो गाने की वजह से फिल्म फिल्म हिट हुई। भी हिट हुई थी। हालांकि मुझे लगता है कि फिल्म बहुत ही अच्छी थी, और ऐसा नहीं है कि गाने की वजह से थी, पर वो गाना सोने पे सुहागा जैसा जी। काम किया उसने। तो हाँ, जय सिम्हा के गाने काफी अच्छे थे। सर, अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में जी बहुत सारे काम किया है सर, गानों पे म्यूज़िक स्कोर किया है सर फिल्मों में। लेकिन आपको कभी सर ज़िंदगी में ऐसा लगा, दूसरे का गाना सुनकर, किसी दूसरे कंपोज़र का गाना सुनने के बाद आपको लगा होगा कि यार ये मुझे करना चाहिए था? बहुत होता है, जब कोई अच्छा गाना सुनता हूँ किसी कंपोजर का, तो कभी कभी जेलसी भी होती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि यार इसने इसने इतना अच्छा गाना कैसे बना दिया। काफी कंपोजर्स का होता है। जैसे मुझे एक गाना बहुत पसंद था, दिल तो बच्चा है जी, जो गुलजार साहब ने भी लिखा था। जी, तो मैंने जब सुना तो मैंने बोला यार ये ऐसे गाने मुझे बनाना था, इन्होंने बना दिया। फिर कभी कभी अदिति था, रहमान सर का। तो ऐसे काफी गाने होते हैं, वो आते हैं, तो वो तो होता ही है ना, बिकॉज हम क्रिएटिव लोग हैं, जी, तो क्रिएशन को अप्रिशिएट करते हैं। पर सबका दिमाग अलग है, सबका सोच सोच सबकी सोच अलग है। तो इस हिसाब से जो वो सोच सकते हैं मैं नहीं सोच सकता, कभी कभी जो मैं सोच सकता हूँ वो नहीं वो सोच नहीं सकते, तो सोचता। वही ब्यूटी है। पर लगता है कि यार ये गाना मुझे मुझे करना बनाना चाहिए था। चाहिए था यार, ये बहुत ही अच्छा गाना है। होता है, वो काफी होता है। और वही एक वो भी होता है कि हमें ड्राइव करता है कि चलो हम भी ऐसा कोई अच्छा गाना बनाएं। तो वो एक इंस्पिरेशन मिलता है उससे। सर, म्यूज़िक डायरेक्शन में, म्यूज़िक फील्ड में, संगीत क्षेत्र में आपका कोई ऐसा जो आइडल जो जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हैं, जिससे इंस्पिरेशन मिला हो आपको? सरप्राइजिंगली मेरे सारे आइडल्स फॉरेन के हैं, क्योंकि मैं जब तक मैंने बॉलीवुड सोचा नहीं था तब तक मैं अंग्रेजी गाने ही सुनता था और अंग्रेजी गाने ही बनाता था। तो मेरे सारे आइडल्स वहाँ के थे। पर अगर मैं यहाँ के बोलूँ तो ऑफ कोर्स आर डी बर्मन सर, बिकॉज जो उनका एक आई थिंक अहेड ऑफ इट्स टाइम म्यूजिक था उनका। जो दौर में उन्होंने म्यूजिक बनाया, वो आज तक रेलेवेंट है। आज तक लोगों जो यंग जनरेशन है उसको वो अपील करता है जी, वो। तो उनका वो एक क्वालिटी था। फिर जैसे शंकर जयकिशन थे, जिन्होंने इतना लंबा करियर और इतने हिट्स दिए हैं। मदन मोहन साहब है, तो बहुत सारे हैं। बट आर डी बर्मन सर का म्यूजिक से ज़्यादा कनेक्शन नेचुरली है मेरा। तो वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं यहाँ के लिए।
और साउथ मैंने इतना सुना नहीं, पर ऑफ कोर्स हम सब ने इलैयाराजा सर का म्यूजिक सुना है, और कहीं कहाँ कहीं वो आ ही जाता है दिमाग में किधर ना किधर से, तो वो भी एक लेजेंड और आइकॉन है। और तो वैसा है। आजकल की यूथ सर, जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो ज्यादातर सर रैप सॉन्ग को भी ज्यादा पसंद करती है। तो कोई आपका सर ऐसा भी सॉन्ग आ रहा है या फिर अलग कुछ? नहीं, एक्चुअली रैप सॉन्ग मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो रैप सॉन्ग कोई और नहीं बना सकता किसी के लिए। मेरा मानना है ये। रैप जो एक मूवमेंट जो वेस्ट में जिस तरीके से आई थी, वो एक अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए वो बना जी था। जी। जो वहाँ के लोग थे, जो अफ्रीका से वहाँ गए थे अमेरिका, और उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया या जो भी था वो, और उनकी एक जो वेदना या जो भी बोल सकते हैं कि जो, तो वो एक रैप स्टाइल में उन्होंने चालू की, और वो उनका था। और वहां से फिर ऑफ कोर्स फिर तो कमर्शियल भी हो गया ज़्यादा, अभी वर्ल्ड ओवर लोग रैप करते हैं। जी पर मुझे लगता है कि एक रैपर जो खुद रैप करता है, उसको ही बनाना चाहिए, और वही लिखता है, उसको ही निभाना चाहिए गाने में, उसको ही गाना चाहिए। किस कोई कोई रैप लिखेगा मैं रैप करूंगा तो वो चलेगा, बट वो एक्चुअल उसका कल्चर नहीं है। जैसे बादशाह है या हनी सिंह है, वो खुद अपने लिखते हैं और खुद रैप करते हैं और खुद गाने बनाते हैं, तो उसका मजा अलग है। अगर मैं लिख पाता हूँ रैप और मैं करूँ तो अलग बात है, मैं करूंगा। पर वैसे अगर डिमांड हो तो करना पड़ेगा, बट मैं समझता हूँ कि रैपर पे ही छोड़ना चाहिए, जो रैप करता है उसे ही गाना बनाना चाहिए। आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में, वो कौन कौन से हैं, आप दर्शकों को बताना पसंद करेंगे तो प्लीज। ओ, देखो अभी एक्चुअली इंडस्ट्री काफी बदल गई है कि ऐसा पता नहीं चलता कि गाना कहाँ आने वाला है, क्योंकि म्यूजिक कंपनीज जो होती है वो आपके गाने सुनती है और एक बैंक बनाती है अपने गाने, मतलब आपका गाना बैंक में रखती है, और फिर उनको जहां लगे कि एक उनके पास पिक्चर आई जहां ये गाना जाएगा, वहां वो लोग यूज करते हैं। तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ आने वाला है। कभी सिंगल्स भी आ जाते हैं, कभी फिल्मों में भी आ जाते हैं। तो मैं तो अभी सिर्फ गाने बना रहा हूँ, और काफी अभी मैं इंडिपेंडेंट भी म्यूजिक बना रहा हूँ, और इंडिपेंडेंट लेबल्स के लिए भी बना रहा हूँ। तो कब आएंगे कहाँ आएंगे वो मुझे भी नहीं पता, पर मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ गाने बनाने का, और आप सुनते जाएंगे, आते जाएंगे अभी गाने, जी जी। तो डेफिनेटली आप सुनेंगे। सर एक मेरा सवाल है ये कि मैं भी बहुत सारे सॉन्ग सुनता हूँ सर, काफ़ी मतलब पसंद करता हूँ मैं गाना। तो ज़्यादातर मैं यूट्यूब पे देखता हूँ सर, एक जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं वो अपनी यूट्यूब चैनल से या पर्सनल कोई ना कोई एक म्यूज़िक कंपनी से गाना करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत हिट भी होता है उनका गाना। सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो उनको बोलूंगा कि और बनाओ गाने, और नए लोग आने चाहिए और बनने चाहिए, क्योंकि हम जब मैंने एंट्री की इंडस्ट्री में और मेरे पहले जो लोग आए, तब हमारे पास ना तो यूट्यूब था, और तब ऐसा था कि पूरी फिल्म एक ही म्यूजिक डायरेक्टर करता था, तो ब्रेक मिलना बहुत डिफिकल्ट था तब। और अपना गाना बाहर निकालना, लोगों तक पहुंचाना, आपको एक कंपनी चाहिए थी जो आपको डील दे, फिर आपका गाने की कैसेट बनाए या सीडी बनाए, हर जगह पहुंचाए कि लोगों तक आए, उसका म्यूजिक वीडियो बने। अभी कोई कहीं भी खड़ा रह के गिटार बजा के यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे डाल सकता है गाने, और वहां से हिट होते हैं, वायरल होते हैं गाने। तो ये तो बहुत ही अच्छा दौर है, और मैं तो सबको यही बोलूंगा कि आप जिनको भी इंटरेस्ट है, अब सोचो मत कि गाना लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। आपको अगर ये करना है, एक्सप्रेस करना है आपका जो स्टाइल है, यार आप करो, कोई ना कोई होगा जिसको वो पसंद आने वाला है। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, और मैं सबको एनकरेज करूंगा कि सबने डालना चाहिए गाना। पता नहीं कौन कहाँ किसका किस्मत कहाँ चमकेगी, और किस्मत भी नहीं, एक पैशन अगर किसी के पास हो तो पैशन की वजह से करो आप। ऐसा सोच के मत करो कि कोई सुनने वाला होगा कि नहीं, किसी को पसंद आएगा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, वो सब भूल जाओ। आपको अभी वो दौर है कि आपको जो करना है आप करो, और कहीं ना कहीं वो ही लोगों को पसंद भी आता है। जो हमारे दर्शकों में एस्पायरिंग सिंगर्स होंगे
तो मुझे लगता है कि सर के बातों से काफ़ी इंस्पायर होंगे और कुछ सीख भी सकते हैं कि वो हताश ना हो और उनके लिए जो जिस प्लेटफ़ॉर्म के लिए कर रहे हैं वहाँ पे करते रहें। शायद हो सकता है कि किस्मत अच्छी रहेगी तो बड़े लोग भी देख लेंगे और आपको चांस मिल सकता है। तो सर अब बड़ी बेबाकी से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया है और आपने अपना कीमती समय आपने हमारे लिए दिया है, हमारे शो के लिए दिया है। आप यहाँ पे आए सर, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्ते आपने सर। मुझे यहाँ बुलाया और काबिल समझा कि मैं इंटरव्यू दूँ, तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँ कि आपका ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो काफ़ी आगे जाए और काफ़ी पॉपुलर हो, तो मेरे बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ।